हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, क्वाड्रिलेटरल्स। लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिया था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पेज नंबर 88 से, जो है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें क्या हम नया कुछ जानने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जान लिया था कि इस फ्रेम को बनाने के लिए हमें जो वो स्ट्रिंग थी वो कितनी लेंथ की लेनी थी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, एज वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम लोअर ग्रेड्स, properties of geometric objects such as parallel line, angles, triangles can be reduced through geometric reasoning. We will continue to reduce properties of special type of क्वाड्रिलेटरल्स इन दिस चैप्टर। कह रहे हैं हम इस चैप्टर में स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। दूसरा, अगर आपको याद हो तो आपने जो छोटी क्लासेस में मतलब अप टू 7th में आपने पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ये सब जाने और इनसे रिलेटेड इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपने जान रखी है। ठीक है, once you have deduced a property of quadrilateral, it is good to verify it with a real world quadrilateral, either the quadrilateral constructed on paper or simply a surface having the shape of quadrilateral। जैसे ही आप quadrilateral की प्रॉपर्टीज जानने लग जाओ तो आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना भी आपको आना चाहिए। वेरीफाई आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसे कंस्ट्रक्ट करके कर लो क्वाड्रिलेटरल को, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ले लो जो क्वाड्रिलेटरल की शेप का हो और उससे उसको वेरीफाई करके देख लो। If you are not able to figure out the property using deduction, you could experiment by taking real world quadrilateral and observing the property through measurement। तो आपको याद होगा हमने ऊपर 2-3 डिडक्शन सीखी थी कि जो उसके डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं और मिड पॉइंट पे कट करते हैं, सीखा था ना ये सब। तो कह रहे हैं जैसे ही आप ये सारी चीज़ें जान लो, अगर आप फिगर बना के नहीं इसे कर पा रहे हो कि वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप रियल वर्ड का कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, उसकी मेजरमेंट से चेक कर सकते हो। नोट दैट दिस ऑब्जर्वेशन गिव यूजफुल इंसाइट अबाउट द प्रॉपर्टी, बट विद देम वी कैन ओनली फॉर्म अ कंजक्शन दैट इज अ स्टेटमेंट अबाउट विच वी आर हाईली कॉन्फिडेंट बट नॉट येट श्योर इट ऑलवेज होल्ड ट्रू। कह रहे इससे क्या होगा, आपको ये जो आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करोगे, प्रॉपर्टी के जानोगे कि ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है नहीं होती। जैसे हमने वो फ्रेम बनाते टाइम पे अभी ऊपर वाले जब हमने टॉपिक समझा था उसमें जाना था, तो इससे क्या है हमारे को एक वो मिल जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी सही है और हमको पता है और हमको उसे याद नहीं करनी पड़ेगी, हम उसे समझ गए हैं, तो हमें खुद से वो पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की है या ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की है। जैसे constructing a few rectangle and observing through measurement that their diagonals bisect each other does not necessarily means that this always be a case. Can we be sure that the 1000th rectangle we construct will also have this property? कह रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल आप बनाओ उसमें वो प्रॉपर्टी लगे ही लगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपने कई सारे रेक्टेंगल बनाए मान लो, और उसमें कुछ रेक्टेंगल्स में तो जो उसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो 1000th रेक्टेंगल है उसमें क्या ज़रूरी है ये प्रॉपर्टी लगे? देखो लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, डिपेंड करता है आपने उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया है ना। द ओनली वे कैन बी श्योर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज बाय जस्टिफाइंग और प्रूविंग द स्टेटमेंट। तो एक ही तरीका है ये चेक करने का कि उसमें भी ये प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं, वो है जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करना और स्टेटमेंट को प्रूव करना। जस्ट एज वी डिड इन डिडक्शन 2, जो हमने डिडक्शन 2 यहाँ पर किया, देखो ये रही डिडक्शन 2। तो किसी भी चीज को आप वेरीफाई तभी कर सकते हो जब आपको ये डिडक्शंस पता होंगी। जब पता है उसके बाद उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स में अप्लाई करके देखो क्या ये अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द कारपेंटर्स प्रॉब्लम शोज दैट द रेक्टेंगल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फॉलो। तो आपसे कह रहे हैं जो कारपेंटर की प्रॉब्लम थी कि वो फ्रेम कैसे बनाए, उसमें स्ट्रिंग्स कितनी ले, ये भी आपको एक प्रॉपर्टी की नई डेफिनेशन देता है। वो क्या, यहाँ पर अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको ये बताता है कि रेक्टेंगल जो है, अभी तक हम ये जानते थे रेक्टेंगल वो है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है और जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। पर इस कारपेंटर की जो प्रॉब्लम थी उसके बाद से एक और डेफिनेशन निकली, वो क्या
कि रेक्टेंगल एक वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट दिस सिचुएशन इज फ्रॉम द अर्लियर वन, येट बोथ कैप्चर द सेम क्लास ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है आप देख पा रहे हो कि जो पहले हमने डेफिनेशन की थी कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 होता है, उससे ये कितनी डिफरेंट है ये डेफिनेशन, जबकि कहने के लिए दोनों डेफिनेशन ही रेक्टेंगल की हैं, किसी और की नहीं है। फर्दर इट टर्न आउट दैट द फर्स्ट डेफिनेशन कैन बी सिंप्लीफाइड। आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है आप उसे फर्दर सिंप्लीफाई भी अभी कर सकते हो, या फिर आपने उसको भी वेरीफाई कर सकते हो। इन द अर्लियर डेफिनेशन, जो पहले वाली डेफिनेशन थी, वी स्टेटेड दैट, उस पर क्या लिखा था, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होगी और सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे। would be wrong if we just define a rectangle as a quadrilateral in which all the angles are 90। तो क्या फिर मैं अगर ये बोलूँ कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री के हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, क्या ये सही रहेगा? नहीं, क्योंकि स्क्वायर के भी सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। तो ये दोनों ही केस होने ज़रूरी हैं कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और उसका हर एक एंगल 90 हो। अगर हम खाली ये बोले कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो वो रेक्टेंगल है, तो ये कहना गलत होगा, ठीक है। फिर आगे आपसे कह रहे हैं, इफ यू थिंक दैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर 90 बट द अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। कह रहा अगर आपको लगता है कि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, कि सारे एंगल सिर्फ 90 होने चाहिए, साइड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप क्या करो, एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करो जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनाओ। ऐसे क्वाड्रिलेटरल एक बना लो, लेकिन ना इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना उन्हें इक्वल मत बनाना, ठीक है। आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ क्वाड्रिलेटरल, क्या आप ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना पाओगे? तो आपको ये बना के देखना है, एक बेस लाइन ले लेना, एक 90 यहाँ बनाना है, एक 90 यहाँ बनाना, देन एक 90 यहाँ बनाना और देखना ये कट कहाँ हो रहा है, और देखना क्या ये कट होगा या नहीं होगा, बनेगा या नहीं बनेगा। लेट अस प्रूव वाई दिस इज इम्पॉसिबल। चलो प्रूव करते हैं कि क्यों ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाओगे जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो और सारे एंगल 90 डिग्री हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए। तो एक डिडक्शन और सिखाई गई यहाँ पर आपको, व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 90 डिग्री हो तो उस एंगल की, उस क्वाड्रिलेटरल की क्या शेप होगी। कंसिडर्ड, आप कह रहे हैं कंसिडर्ड अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद ऑल एंगल्स मेजरिंग 90। अब एक क्वाड्रिलेटरल आपको कंसिडर करना है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है। व्हाट कैन वी से अबाउट द अपोजिट साइड ऑफ सच क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के बारे में हम क्या कहेंगे, चलो देखते हैं। तो ये वो क्वाड्रिलेटरल उन्होंने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। जॉइन BD, उन्होंने बीच का एक डायगोनल बना दिया है BD। ट्राइंगल BAD, ठीक है। अब कह रहे हैं ट्राइंगल BAD मतलब ये वाला ट्राइंगल और DCB मतलब ये वाला ट्राइंगल सीम्स कॉन्ग्रुएंट। देखने में ये दोनों ट्राइंगल सेम लग रहे हैं, एक तो क्योंकि इनकी कॉमन साइड है, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, एक में दोनों एंगल 90 डिग्री के और एक में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो तीन चीज मिल गई, तो मैं कह सकती हूँ ये कॉन्ग्रुएंट है। कैन वी जस्टिफाई दिस क्लेम, क्या हम ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C मिल रहा है, ठीक है। एक आपको BD इज इक्वल्स टू BD मिल रहा है कॉमन साइड, और दूसरा आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिल रहा है। तो एंगल साइड एंगल से आपके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। So two equalities can be directly seen in the triangle. What can say about angle 1 and 2? कह रहे दो चीज़ें तो मुझे डायरेक्टली मिल रही हैं, एक तो 90 डिग्री वाला और एक कॉमन साइड वाला। अब आप इस वाले एंगल के बारे में क्या कहोगे वो बताओ। Recall that we tackled a very similar problem in deduction 2. We can use the same reasoning here. अगर आपको याद हो तो हमने डिडक्शन 2 में ये किया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री का होगा। उसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, एक एंगल C, एक एंगल 3 और एक एंगल 2, सॉरी 180 के होंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 180 होते हैं। याद होगा हम डिडक्शन 2 में पूरा प्रूफ करके आए हैं। एंगल C मेरे पास 90 है, इन दोनों को मैंने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल्स टू में 180 हो गया।
तो यहाँ से मैंने अपना एंगल 2 प्लस एंगल 3 निकाला था, तो वो मेरा 90 डिग्री आ गया था। ठीक है ना। उसके बाद हमने अपने एंगल 3 की वैल्यू यहाँ निकाली थी, तो वो मेरी 90 माइनस एंगल 2 आई थी। और इस एंगल 3 की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी थी यहाँ पर, 90 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री था। ये तो कट गया, एंगल 2 को मैं उधर ले गई थी, तो मेरे पास ये आ गया था कि एंगल 1 2 के इक्वल है। ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट डिडक्शन 2 में लास्ट क्लास में सीख के आई हूँ, है ना, सीखा है ना हमने ये। चलिए, तो अब हमारे को तीनों चीज़ मिल गई, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दस बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि इसमें 2 एंगल और एक साइड थी। जब ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो AD है वो CB के इक्वल होगा, और जो DC है वो BA के इक्वल होगा। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखो AD जो है वो किसके इक्वल था, CB के इक्वल था। ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब अगर आप सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनाते हो एक क्वाड्रिलेटरल में, तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। क्या ये लिखना गलत है कि BAD ये वाला ही ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, CDB के, इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये लिखना गलत होगा? देखो अभी आपने लिखा था BAD के साथ DCB, कहने के लिए यही वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर नाम अलग है। देखो यहाँ है DCB, तो DC के साथ आप BA वाली साइड लोगे, तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगी। ये हम कॉन्ग्रुएंसी में सीख रखा है हमने। BA के साथ, देखो एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पर ये दो नाम अलग अलग हैं। BAD, अगर मैं BAD की बात करूं, ठीक है, इसके साथ साथ मैं बात करूं अपने ट्राइंगल DCB की, तो देखो BA के साथ DC देखा जाएगा, ठीक है, और AD के साथ CB देखी जाएगी। सिमिलरली BD के साथ DB देखी जाएगी, कॉमन है। तो ऐसे ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऐसे देखे जाते हैं। तो BA के साथ अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर CD ही है, तो ठीक लिखा है। अब वो नीचे आपसे लेकिन क्या बोल रहे हैं, क्या मैं उस ट्राइंगल को ये लिख सकती हूँ CDB? क्या ये लिखना गलत होगा? तो अगर आप ध्यान से देखो, एंगल A के साथ यहाँ एंगल C इक्वल है, एंगल A के साथ एंगल C इक्वल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो एंगल A के साथ एंगल D इक्वल आ रहा है, A और D, जबकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि D तो पूरा एंगल इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें तो सिर्फ ये इसका आधा पार्ट आ रहा है। D वाला तो पूरा आ रहा है ना, पर D वाला पार्ट तो ये पूरा है, पर इसमें तो हम सिर्फ एंगल 2 ले रहे हैं ना, क्योंकि बीच में तो डायगोनल बन गया। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये लिखना गलत है। ठीक है। Thus we have established that if all the angles of a quadrilateral are right angle, then the opposite side have equal length. Therefore, a quadrilateral is rectangle. Thus, a rectangle can simply be defined as follows. तो इससे हमने ये जान लिया कि अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ही होंगी, और वो रेक्टेंगल कहलाएगा। अब रेक्टेंगल यहाँ पर बता दिया, तो आपको बताया गया कि एग्जैक्टली अब आप रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हो। अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल एक वो क्वाड्रिलेटरल है इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है। लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना लेते हैं। हमने पहले ही जान लिया, सिर्फ एक बार समरी टाइप में लिख लेते हैं। ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, और जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होंगी। ठीक है। यहाँ वाले क्वेश्चन का आंसर ध्यान से कर देना। इज इट रॉन्ग? क्या ये रॉन्ग है इसको लिखना? तो यस, इट इज रॉन्ग। ठीक है। और क्यों है? तो आप रीजन बता सकते हो, क्योंकि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ना कि डी के इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट, आर द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल। अब यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल भी होती है? अभी तक हमने जाना इक्वल होती है, अब पैरेलल होती है।
They definitely seem so. This fact can be justified using one of the transversal property. कह रहा है कि हम इसे जो ये पैरेलल है ये चीज़ हम एक ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे से वेरीफाई या जस्टिफाई कर सकते हैं. वो कैसे? नोटिस दैट ए बी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल टू ए डी एंड बी सी. ध्यान से देखो, ए डी वाली जो लाइन है और जो बी सी वाली लाइन है उस केस में ये वाली जो ए बी वाली लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है मान लो तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है. इसको आगे मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए. मैंने क्या किया यहाँ पर, इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया. अब तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ट्रांसवर्सल लाइन आपको पता है ना, दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कट करती हुई जाती है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं. तो फिर ये वाली अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर इसको ये कट करेगी तो ए बी मेरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी. और ट्रांसवर्सल लाइन के जो ये अंदर के एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है, जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, है ना. तो चलो वही लिखा है यहाँ. एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180. When the sum of internal angles on the same side of transversal is 180, the lines are parallel. तो अगर दो एंगल्स का सम यहाँ 180 होता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं. लेकिन अगर 180 नहीं होता तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होती. पर यहाँ पर तो 180 है. अब आप उसी तरह ये मान लो, सी डी मान लो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 है ना. तो इसका मतलब जो AD है ना वो BC के पैरेलल भी होता है इक्वल के साथ साथ. सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज समझ लो, मैंने प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए. ये मैंने प्रूफ कर दिया ABCD, ये दोनों लाइंस इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. उसी तरीके से अगर मैं ये दोनों लाइंस देखूं तो ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. तो ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हुई. जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. तो देख लो एंगल डी और सी 90 90 होते हैं, तो 180 हो गया ना. तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है. तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी होती हैं. क्लियर है? तो वही चीज आपको यहाँ कह रखी है. वी कैन यूज दिस फैक्ट टू कंक्लूड दैट लाइन AD एंड BC आर पैरेलल विच आर रिप्रेजेंटेड एज, ये आपके पास है पैरेलल का साइन. कैन यू सिमिलरली शो दैट AB इज पैरेलल टू DC? हाँ, तो फिर ये दोनों भी पैरेलल होंगी. क्यों? क्योंकि ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री बना रहे हैं. 90 90 180 हो गया. सिमिलरली ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दोनों एंगल 90 90 है, सम 180 हो गया. तो दो प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल के ऊपर सीख ली थी, अपोजिट साइड्स इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री. दो प्रॉपर्टी यहाँ पर है आपके पास. अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होती हैं और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखी. तो टोटल मिला के रेक्टेंगल की 4 प्रॉपर्टीज हो गई. सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हर एक एंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती है और जो डायगोनल्स है वो इक्वल इन लेंथ होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है आज स्पेशल रेक्टेंगल. इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं. पहले आप ये सारी प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ लो. कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना. इसी चैनल पे चैप्टर नंबर 1 और 2 भी अपलोड हो रहा है, आप उसे भी कर सकते हैं. इसके अलावा कोई और चैप्टर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.